नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 59 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 59 का जो पहला क्वेश्चन है कि पब्बर और गिरी किसकी सहायक नदियाँ हैं। देखिए अगर बात करें पब्बर और गिरी की, तो पब्बर और गिरी जो है वो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए पब्बर और गिरी यमुना की सहायक। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पब्बर नदी और गिरी नदी इनका उद्गम कैसे होता है। तो अगर पब्बर नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है यह एक टॉस की, तो टॉस है वो यमुना की सहायक है और पब्बर किसकी सहायक है, टॉस की सहायक है। तो इस बात को आपने याद रखना कि टॉस की सहायक है पब्बर, और पब्बर जो है वो याद रखना है शिमला के चंद्रनहान झील। कहाँ से निकलती है, शिमला के चंद्रनहान झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है और ये टॉस की सहायक है। और टॉस किसकी सहायक है, टॉस जो है वो यमुना की सहायक है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर गिरी नदी की बात करें तो गिरी नदी जो है वो शिमला के जो है वो कुप्पड़ चोटी से उत्पन्न होती है। तो याद रखना है कि शिमला के कुफड़ चोटी से कौन सी नदी, तो वो गिरी नदी जो है वो उत्पन्न होती है। और ये गिरी नदी की अगर बात करूँ तो ये सिरमौर जिले को दो भागों में, गिरियार और गिरिपार, दो भागों में बांटती है। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 में, क्योंकि अब हमारे पास बच गए मात्र और मात्र 40 दिन बाकी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अगर आप हमारे बैच से साथ जुड़ेंगे तो आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स, साथ में एवरी सैटरडे आपके लिए वीकली टेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर बात करें यमुना की, अच्छा यमुना की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि टॉस यमुना की सहायक है, आपका गिरी यमुना की सहायक है, जलाल हो गया, आपका बाटा हो गया, ये सारी की सारी यमुना की सहायक। अच्छा यमुना की बात करें तो यमुना नदी बहुत बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मात्र और मात्र 22 किलोमीटर अपनी सीमा बनाती है, 22 किलोमीटर बहती है। कहाँ से आती है, तो यमुना नदी की बात करें तो ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है, कालिंद पर्वत बंदरपून चोटी से इसका उद्गम होता है। और हिमाचल में ये खोदर माजरी, कौन सा स्थान है, खोदर माजरी नामक स्थान में हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है और मात्र एक ही जिले सिरमौर में बहती है। और ताजेवाला कौन से स्थान के पास हिमाचल को छोड़ती है, तो ताजेवाला सिरमौर में ही पड़ता है, वहीं पे हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। इस बात को आपने याद रखना है। देखो बहुत बार इसका वैदिक नाम पूछा जाता है, तो जो यमुना का वैदिक नाम है वो है कालिंदी। यमुना का वैदिक नाम क्या है, कालिंदी। कालिंदी जो है यमुना का वैदिक नाम है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर व्यास नदी की बात करता हूँ तो इसका वैदिक नाम क्या है, तो व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जकिया, अर्जकिया। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपकी सतलुज का वैदिक नाम क्या है। तो अगर सतलुज नदी के वैदिक नाम की बात करें तो इसका वैदिक नाम है शतुद्री। क्या नाम है, शतुद्री। तो ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी सतलुज है, 320 किलोमीटर बहती है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए अगर झांझर की बात करें तो झांझर जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का फेमस डांग से प्रसिद्ध लोक नृत्य है या नृत्य, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए झांझर नृत्य जो है वो चंबा घाटी में पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपका एक हो गया ढांगी। ढांगी क्या है, तो ढांगी भी एक डांग से और कहाँ का है, चंबा का है। बहुत बार ये पूछा गया है। और ढांगी जो है वो कहाँ पे किया जाता है, तो ये चंबा के जो छतराड़ी गांव है वहाँ की महिलाओं का ये नृत्य है ढांगी। तो आपको याद रखना है ढांगी कहाँ का है, तो ढांगी भी चंबा का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झांझर भी चंबा का है। इसके अलावा अगर चंबा की और बात करें तो चंबा में आपका सिकरी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सूही मेले के दौरान ये नृत्य किया जाता है, सिकरी। तो बहुत बार पूछा जाता है सिकरी नृत्य कहाँ होता है, तो सिकरी नृत्य भी आपके चंबा में ही होता है। आपका डंडारस, डंडारस नृत्य भी कहाँ पे होता है, डंडारस नृत्य जो होता है ये भी आपके चंबा में ही होता है। बहुत बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये सारे के सारे नृत्य देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पिछले बार टेट में पूछा गया था, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था, उजग जामा। उजग जामा कहाँ का है, तो उजग जामा भी आपके कुल्लू का है। उजग जामा कुल्लू का है। आपका बांथड़ा हो गया, बांथड़ा, बांथड़ा भी कहाँ का है, आपका कुल्लू का है। बांथड़ा के अलावा आपका लुड्डी, लुड्डी भी कहाँ का नृत्य है, कुल्लू का है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे रैंडम पूछे जाते हैं, आपसे कड़ती
करथी, करथी या कड़थी भी आता है कभी, तो करथी कहाँ की, कुल्लू की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खरेत हो गया, देखो यार ऐसे पूछे जाते हैं पेपर में। आपका बशारी हो गया, बशारी, बांतड़ा, लुड्डी, फीली, खरेत, ये सारे के सारे, उजग जामा, ये सारे के सारे कुल्लू के हैं। तो कुल्लू के नृत्य आपको पता होने चाहिए। उसी प्रकार कांगड़ा यहाँ पे दिया है, क्या कांगड़ा का भी कोई है? तो अगर कांगड़ा की बात करें तो यहाँ का कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये यहाँ से हम ज़्यादा नहीं करेंगे। किन्नौर के नृत्य जरूर पूछे जाते हैं। अच्छा, किन्नौर में कौन कौन से हैं? तो किन्नौर में आपका राक्षस नृत्य है जिसको छम भी कहा जाता है। किन्नौर में आपका क्यांग है। देखो जितने भी यांग यांग वाले हैं वो किन्नौर में, क्यांग हो गया आपका, वाक्यांग हो गया, ये भी कहाँ पर है? आपके किन्नौर में है। आपका वयांगचू हो गया, वयांगचू भी जो है वो किन्नौर में किया जाता है। आपका जापरो हो गया, जापरो नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन्नौर की हंगरंग घाटी में ये जापरो नृत्य किया जाता है। जापरो के अलावा आपका जातरू, जातरू क्यांग हो गया। तो क्यांग भी अलग अलग टाइप का है। ये सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक ताली लामी, तिंगर, ये सारे के सारे नृत्य, चांदो मादो, शुमगयाक, ये सारे के सारे नृत्य जो है वो चंबा के हैं, सॉरी किन्नौर के हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे नृत्य क्वेश्चन में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पोलेंड्री इन हिमालयाज किताब किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए बात कर रहे हैं पोलेंड्री इन हिमालयाज बुक, बहुत बारी किताब परीक्षाओं में पूछी गई है। तो पोलेंड्री इन हिमालयाज जो पुस्तक है वो लिखी गई है डॉक्टर वाई.एस. परमार, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। इनके द्वारा ही पोलेंड्री इन हिमालयाज किताब जो है वो लिखी गई है। इनके द्वारा ही एक किताब और है, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। तो याद रखना है, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किताब भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। ये सिरमौर जिले से संबंध रखते हैं, इस बात को आपने याद रखना। देखो एक किताब पढ़ी आपने पोलेंड्री इन हिमालयाज, और एक किताब आप पढ़ोगे हिमाचल पोलेंड्री। तो हिमाचल पोलेंड्री बुक लिखी है D.N. मंजूमदार, D.N. मंजूमदार। अब आप ऑप्शन में यहाँ पे नाम देख रहे हो देवराज शर्मा, क्या इनके द्वारा भी कोई किताब लिखी है? बिल्कुल, इनके द्वारा किताब लिखी है हिमाचल प्रदेश परिचय। क्या बोलेंगे भैया? हिमाचल प्रदेश परिचय किताब के राइटर कौन है? तो हिमाचल प्रदेश परिचय किताब की जो राइटर है वो है आपके कौन? देवराज शर्मा। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार शांता कुमार का नाम दिया है, लेकिन शांता कुमार का नाम बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देवराज शर्मा के द्वारा एक लिखी है हिमाचल प्रदेश परिचय, और एक इनकी और है एक किताब। तो इनकी दूसरी किताब का नाम है हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं की है। अच्छा आते हैं वापस शांता कुमार पे। शांता कुमार के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई है। इनके द्वारा है धरती है बलिदान की, सुनी होगी आपने, बहुत ही अच्छे से सुनी होगी। धरती है बलिदान की ये किताब भी शांता कुमार ने ही लिखी है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये भी इसके राइटर भी शांता कुमार है। देशभक्त स्वामी विवेकानंद, मृग तृष्णा, लाजो, और इसके अलावा इनकी है हिमालय पर लाल छाया। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, राजनीति एक षड्यंत्र, लाजो, मृग तृष्णा और हिमालय पर लाल छाएं। सारी की सारी किताबें किसने लिखी है? शांता कुमार। क्वेश्चन इनके बारे में ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कौन थे? शांता कुमार थे। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या आनंद चंद के द्वारा भी कोई किताब लिखी गई है? जी हाँ बिल्कुल, आनंद चंद के द्वारा जो किताब लिखी है वो लिखी है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या बोलेंगे? बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब की जो राइटर है वो कौन है? आनंद चंद है। इस बात को आपने याद रखना है। और सारे के सारे क्वेश्चन, देखो यार सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप किसी क्वेश्चन को ये नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट है और ये सर नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है बिलासपुर की कहानी किसने लिखी है। एक किताब आपने अभी पढ़ी, कौन सी? बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन एक किताब आ सकता है बिलासपुर की कहानी किताब किसने लिखी, तो ये भी अ से ही आता है, अक्षर सिंह। तो बिलासपुर वाली किताबों में आगे क्या आ रहा है? हमेशा अ आ रहा है। तो इन चीज़ों को आपने पकड़ना है। तो आनंद चंद के द्वारा जो किताब लिखी वो तो थी बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और जो बिलासपुर की जो खाली कहानी है वो लिखी है अक्षर सिंह ने। तो इतनी ही किताबों को कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा हो जाएगा फिर आप पे बर्डन पड़ जाएगा। इसीलिए थोड़ा करिए, लेकिन इतना करिए कि इनको लिख लीजिएगा और अपनी कॉपी में ये, क्योंकि सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट
कि मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा क्वेश्चन आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके तहत जो है वो मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान में जोड़े जाते हैं और भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो किसकी सिफारिश पर? देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, कहाँ से लिया है हमने? रूस देश से ली है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे देश के संविधान में, ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए। लेकिन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 10 कितनी जोड़े गए थे? अब 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए बात आपने इस बात को भी याद रखना है कि ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन टेट में आया है कि किस समिति की सिफारिश थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान में जो है वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। इस बात को आपने याद रखना। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य आता है? तो भाग 4 का क या 4 का ए। तो याद रखना है भाग 4 का ए जो है या 4 का जो क है उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अच्छा, जो 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में होता है इसके तहत और क्या क्या हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जैसा कि आपको पता भी होगा कि 3 नए शब्द भारतीय संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द, जो प्रियम्बल है, अगर मैं प्रियम्बल की बात करता हूँ इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रस्तावना में 3 नए शब्द कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, समाजवादी जिसको आप कहेंगे, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो 3 नए शब्द जोड़े गए थे, इस बात को आपने याद रखना। तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978 में। इसको भी आपने याद रखना है। देखिए जो 44वां संविधान संशोधन होता है ये होता है 1978 में। इसके तहत जो एक मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको हटाकर जो है वो क्या बनाया जाता है? लीगल राइट बना दिया जाता है और 300 के 1 में डाला जाता है। तो वो राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के तहत सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस संविधान संशोधन से, वो है 44वां संविधान संशोधन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। तो याद रखना है 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू होता है और इसके तहत जो है वो था, तो ये अधिनियम 1992 का था, ठीक है। लेकिन इसके तहत जो है वो क्या है, जो आप पंचायती राज संस्था है उनको संवैधानिक दर्जा जो है वो बनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे ऑप्शन में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया है कि 86वें संविधान संशोधन में क्या था? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके तहत जो 6 से 14 साल के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क शिक्षा की बात की गई और इसी के तहत जो है एक मौलिक कर्तव्य, जो 10 मौलिक कर्तव्य पहले जोड़े गए थे, एक मौलिक कर्तव्य और भी जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है 2002 में। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बात कहाँ पे बोली गई? तो 21 के ए में जो है वो 21 का ए किसके तहत जोड़ा गया? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, जहाँ पे ये बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है वो निःशुल्क शिक्षा जो है वो दी जाएगी। इस बात को आपने याद रखना। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और संविधान में जो संशोधन कर सकता है वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। आर्टिकल नंबर 368 में ये बताया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो है यूराल पर्वत श्रृंखला। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर बात करें यूराल पर्वत श्रृंखला की तो इसकी कुल लंबाई जो है ये काफ़ी लंबी है, ये 2500 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है। और देखिए ये जो है यूरोप को एशिया से क्या करती है? अलग करती है। और ये रूस और एक देश है कजाकिस्तान। और अगर यूराल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसकी जो सबसे ऊँची चोटी है, देखो हर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी है वो है माउंट नरोदन्या। तो याद रखना माउंट नरोदयानाया।
नरोदनाया, माउंट नरोदनाया, अजीब सा नाम है। माउंट नरोदनाया जो है वो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1895 मीटर है। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो यूराल पर्वत श्रृंखला से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आपको अल्पस पर्वत श्रृंखला यहाँ पे दिया है। तो अल्पस पर्वत श्रृंखला जो है वो फ्रांस और इटली के बीच सीमा बनाती है, इस बात को आपने याद रखना है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैक, या इसको माउंट ब्लांक भी कहते हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ये परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और बार बार जितने भी क्वेश्चन पेपर में उठा रहा हूँ यही क्वेश्चन मुझे देखने को यहाँ से मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि 25 जनवरी 1950 को भारत का जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना की जाती है, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के साथ साथ और एक और दिवस मैंने बोला था पर्यटन दिवस। तो 25 जनवरी को 2 दिवस होते हैं, पर्यटन दिवस और दूसरा कौन सा होता है, ये होता है आपका मतदाता दिवस। तो दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। देखिए जनवरी की बात कर लेते हैं। जनवरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कि जनवरी में ही आपका विश्व ब्रेल दिवस है ना। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी। याद रखना है कि 4 जनवरी को ही विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रवासीय भारतीय दिवस, बार बार पूछा जाता है पेपर में। तो प्रवासीय भारतीय दिवस भी कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये 9 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि विश्व हिंदी का पहला सम्मेलन आपको याद है महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी दिवस जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 10 जनवरी को। तो याद रखना विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये 10 जनवरी को। सारा का सारा जनवरी आज याद करेंगे। उसी प्रकार आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, तो अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार भारतीय थल सेना दिवस, तो अगर थल सेना दिवस की बात करें तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस भी होता है, तो पराक्रम दिवस टेट में पूछा गया है 23 जनवरी पराक्रम दिवस। एक और आया था टेट में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना की शुरुआत हुई, इसीलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। और एक राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और एक और होता है वो है आपका गणतंत्र दिवस, ये कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। और शहीद दिवस होता है 30 जनवरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।